मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा हमने कल आपको बताया था स्थिति समय आलेख। उसमें मैंने आपको विभिन्न प्रकार के वक्र के बारे में बताया कि यदि आपको इस प्रकार का वक्र दे रखा है स्थिति और समय के मध्य में तो वो वक्र क्या कहता है। क्लियर। जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक समान वेग के लिए, असमान वेग के लिए या फिर नियत विस्थापन के लिए। आज उसी क्रम में आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वेग समय आलेख। यानी आज हम डिस्कस करेंगे वेग समय आलेख के बारे में कि यानी वेग और समय के मध्य में विभिन्न प्रकार के वक्र बनाएंगे। वो वक्र क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं, उन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बेटा जो वेग समय आलेख होते हैं वो जनरली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? त्वरण को। क्लियर। यानी त्वरण क्या होता है, उसमें त्वरण की स्थिति क्या होती है, किस टाइप का त्वरण होता है, धनात्मक होगा त्वरण या फिर ऋणात्मक होगा, इन सभी के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? वेग समय आलेख से। तो उसमें फर्स्ट टाइप है आपका कि यदि एक समान वेग के लिए वेग और समय के मध्य में किस प्रकार का आलेख होगा। ठीक है। तो बेटा यदि आपको वेग और समय के मध्य में यदि आपको वेग और समय के मध्य में, ये तो मैंने समय ले लिया एक्स अक्ष पर टी, और ऐसे मैंने वाई अक्ष पर मैंने वेग ले लिया बी। क्लियर बेटा। और यदि आपको कोई वक्र इस प्रकार से दिया गया है, ये कोई आपको वक्र दिया गया है किसके मध्य में? वेग और समय के मध्य में। तो यदि आपको इस प्रकार का कोई वक्र दिया गया है वेग और समय के मध्य में, तो इस वक्र को देखकर आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त होगी वो देखते हैं। देखो बेटा ये क्या कह रहा है कि जैसे मैं मान लेता हूँ कि समय मैंने मान लिया कि एक्स अक्ष पर मैंने समय मान लिया कि ये 1 सेकेंड है, इधर ये 2 सेकेंड है, इधर ये 3 सेकेंड है, इधर ये 4 सेकेंड है, इधर ये 5 सेकेंड है। क्लियर। ऐसे मैंने वेग मान लिया कण का कि यहाँ पर कितना कण का वेग 2 मीटर पर सेकेंड, इधर मैंने कण का वेग मान लिया 4 मीटर पर सेकेंड, और इधर मैंने कण का वेग मान लिया 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ये मीटर पर सेकेंड में वेग, किसमें बेटा? मीटर पर सेकेंड में। और इधर मैंने समय को किसमें ले लिया बेटा? सेकेंड में। अब यदि आपको इस प्रकार का वक्र दिया है तो आप क्या देख रहे हो कि जब t इक्वल टू 1 सेकेंड होता है तब भी कण का जो वेग है वो कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड है। t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए बात करते हैं तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर भी कण का वेग कितना बेटा? 6 मीटर पर सेकेंड है। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर बात करते हैं तो कण का वेग कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड है। यानी आप क्या देख रहे हो कि समय बढ़ने के साथ साथ वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी वेग क्या है? जो कण है एक नियत वेग से क्या है? गतिशील है। क्लियर। कण के वेग में कोई भी वृद्धि या कोई भी कमी नहीं हो रही है समय के साथ में। तो बेटा समय के साथ में वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम क्या कह देंगे कि जो कण है वो एक नियत वेग से क्या है? गतिशील है। अर्थात पहली जानकारी तो क्या प्राप्त हुई कि कण नियत वेग से गतिशील है। तो पहली जानकारी क्या मिली बेटा कि जो कण है वो नियत वेग से क्या है? गतिशील है। अब यदि कण नियत वेग से गतिशील है यानी उसके त्वरण में परिवर्तन क्या हो रहा है? शून्य। उसके त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं है। मैंने आपको बताया कि dB अपॉन dt यानी dB बाई dt इक्वल टू क्या होता है? त्वरण यानी a। अब चूंकि वेग का मान नियत है, b इक्वल टू क्या है आपके पास में? नियत। आपको दिया हुआ है कि जो वेग है वो समय के साथ में क्या है? नियत। और यदि वेग समय के साथ में नियत होता है तो त्वरण का मान क्या जाता है बेटा? शून्य। क्लियर। यानी नियत का अपकलन करते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या मिलती है? 0। तो आपने क्या देखा कि जो कण है वो नियत वेग से गतिशील है, अर्थात उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। और वेग में परिवर्तन नहीं है इसका मतलब क्या है कि त्वरण का मान शून्य है। तो हम दूसरी बात क्या लिखेंगे कि कण का त्वरण शून्य है। अर्थात a इक्वल टू क्या है बेटा? 0। तो यहाँ से दो जानकारी मिली कि कण नियत वेग से गतिशील है और साथ में क्या कि कण का जो त्वरण है वो क्या है? शून्य दिया हुआ है। क्लियर बेटा। तो ये तो सब किसके लिए बात करी? एक समान वेग के लिए। यदि एक समान इस प्रकार का वक्र आ जाए वेग और समय के मध्य में तो आप क्या बोलोगे डायरेक्टली कि सर ये एक समान वेग के लिए ये वक्र दिया हुआ है जिसमें कण का त्वरण क्या है? शून्य। क्लियर बेटा। ऐसे ही दूसरे वक्र के बारे में बात करते हैं। क्लियर। तो नंबर 2 पर बात करते हैं।
नंबर 2 पर बात करते हैं अपन कि एक समान त्वरण के लिए तो एक समान त्वरण के लिए वेग और समय के मध्य किस प्रकार का वक्र प्राप्त होगा। कि यदि बेटा इस प्रकार से आपको दो वक्र दिए गए हैं, पहला वक्र तो इस प्रकार से है, ये बेटा वेग है बाई एक्सिस पर, और मैंने एक्स एक्सिस पर क्या ले लिया, समय टी, जो कि सेकंड में, और वेग किसमें, मीटर पर सेकंड में। एक वक्र तो आपको इस प्रकार से दिया गया है, क्लियर बेटा। एक दूसरा वक्र है वो इस प्रकार से दिया गया है, ये क्या वेग है और ये समय, और ये क्या मूल बिंदु ओ, और दूसरा वक्र आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब देखो इधर ये आपको दो वक्र इस प्रकार से दिए गए हैं, क्लियर। तो ये दोनों वक्र क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस बात को बताते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो पहले वक्र के बारे में बात करते हैं। तो पहला वक्र जो वेग और समय के मध्य में दिया गया है, तो हम उसमें क्या देख रहे हैं कि जो कण है वो एक नियत वेग से क्या है, गतिशील है, क्लियर। जो कण है वो एक समान वेग से क्या है, गतिशील है। यानी मैं देख रहा हूँ सर कि देखो बेटा, यदि मैं किसी भी बिंदु पर इस वक्र का ढाल निकालता हूँ, जैसे सपोज मैंने बिंदु ले लिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीन बिंदु ले लिए, ये t इक्वल टू 1 सेकेंड ले लिया, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड ले लिया, ये t इक्वल टू 3 सेकेंड ले लिया। इधर मैंने ले लिया 2 मीटर पर सेकेंड कण का वेग, इधर ले लिया मैंने 4 मीटर पर सेकेंड, और इधर ले लिया मैंने बेटा 6 मीटर पर सेकेंड। तो यदि मैं इस बिंदु पर वक्र का ढाल निकालता हूँ फर्स्ट वाले पर, ठीक है, तो वक्र का ढाल यदि वेग और समय के मध्य में यदि वक्र दिया गया है, तो जो वक्र का ढाल है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, त्वरण को। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। और ग्राफ कैसा दिया है बेटा, रेखीय है, ठीक है, ग्राफ आपको रेखीय दिया है, क्लियर। और तो वेग और समय के मध्य में यदि कोई वक्र है तो वक्र का ढाल त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर त्वरण की बात कर रहे हैं, तो इस बिंदु पर त्वरण क्या आएगा बेटा, देखो 2 अपॉन वेग अपॉन समय, यानी कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि मैं इस बिंदु पर बात करूं त्वरण की, तो इस बिंदु पर देखो त्वरण क्या रहा है, यहाँ पर मैंने a1 मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया मैंने a2। तो देखो वेग कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, जबकि समय कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड। तो कितना आ रहा है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। चलो इस बिंदु पर बात करते हैं त्वरण की। तो इस बिंदु पर त्वरण के लिए बात करते हैं, मैंने मान लिया इस बिंदु पर त्वरण कितना है a3। तो 6 अपॉन वेग कितना दिया बेटा 6 मीटर पर सेकेंड, जबकि समय कितना दिया है 3 सेकेंड। तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा अभी आपने क्या देखा कि इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर जो वक्र का ढाल है वो एक समान प्राप्त हो रहा है, यानी त्वरण का मान क्या है, नियत, क्लियर। जो त्वरण का मान है वो क्या है, नियत है। तो ये वक्र क्या बातें रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कण है वो एक नियत वेग से क्या है, गतिशील है, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं कि जो कण है, कण नियत त्वरण से गतिशील है, यानी जो त्वरण का मान है वो क्या है, नियत है बेटा। इस वक्र में क्या है कि त्वरण का मान है वो समय के साथ में क्या है, नियत है, क्लियर। अर्थात जो कण है वो समय के साथ एक नियत वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, क्लियर। इसलिए त्वरण का मान क्या आ रहा है इसमें, नियत। तो इसमें क्या है कि कण का, अच्छा सबसे अब एक और बात कि समय के साथ में ये वेग का मान बढ़ रहा है, और समय के साथ में यदि वेग का मान बढ़ता है तो त्वरण तो चलो नियत प्राप्त होता है, प्लस कैसा प्राप्त हो रहा है अपन को, धनात्मक। तो त्वरण कैसा बेटा, धनात्मक। इस स्थिति में जो त्वरण है, त्वरण धनात्मक होगा। तो त्वरण कैसा होगा बेटा, धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि जो समय के साथ में जो वेग एक नियत वेग, जो वेग है समय के साथ में वो नियत रूप से बढ़ रहा है, तो त्वरण का मान क्या प्राप्त हो रहा है आपको, नियत, और प्लस कैसा प्राप्त हो रहा है बेटा, धनात्मक। तो इस वक्र से हमें दो जानकारी मिली कि जो वक्र का ढाल है वो त्वरण को रिप्रेजेंट करता है, और प्रत्येक बिंदु पर जो ढाल है वो एक समान प्राप्त हो रहा है, इसलिए त्वरण का मान क्या है, नियत।
और त्वरण का मान नियत है प्लस त्वरण कैसा आपका धनात्मक। अब इस वाले वक्र की बात करते हैं। तो देखो इस वाले वक्र में आप क्या देख रहे हो कि समय के साथ में जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड और ये 5 सेकेंड। यहाँ पर मैंने ले लिया बेटा 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर ले लिया मैंने 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे ले लिया मैंने 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या देख रहे हो कि जब t इक्वल टू 1 सेकेंड होता है तब कण का वेग कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर 8 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर 6 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर कितना रहा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो कण का वेग है वो लगातार क्या हो रहा है कम हो रहा है और एक कॉन्स्टेंटली यानी एक नियत रूप से क्या हो रहा है कम हो रहा है। क्लियर आ गई बात समझ में। तो जो त्वरण का मान है वो तो क्या होगा नियत, तो त्वरण तो क्या होगा इसमें नियत, तो त्वरण नियत होगा। त्वरण कैसे होगा बेटा नियत, तो त्वरण का मान नियत होगा प्लस त्वरण कैसे होगा, प्लस त्वरण कैसे होगा बेटा ऋणात्मक। तो इस स्थिति में जो वक्र का ढाल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा त्वरण को, और त्वरण का मान क्या होगा नियत होगा क्योंकि समय के साथ में वेग के मान में लगातार क्या हो रही है कमी। क्लियर। तो त्वरण तो क्या होगा आपका नियत प्लस त्वरण कैसे होगा बेटा ऋणात्मक। तो इन दोनों वक्रों में सिर्फ एक ही अंतर है, जैसे इस प्रकार का वक्र मिले तो आप क्या बोलोगे सर वेग और समय के मध्य में वक्र दिया गया है, ठीक है, जिसमें वेग समय के साथ में एक नियत रूप से बढ़ रहा है इसलिए त्वरण का मान क्या होगा नियत रहेगा प्लस त्वरण कैसा रहेगा धनात्मक। जबकि इस वाले वक्र में जो वेग है वो समय के साथ में एक नियत रूप से कम हो रहा है इसलिए त्वरण का मान क्या होगा नियत होगा कांस्टेंट होगा प्लस त्वरण कैसा होगा बेटा ऋणात्मक। तो ध्यान रखना इस स्थिति में त्वरण कैसा आएगा आपका ऋणात्मक और जबकि इस स्थिति में त्वरण कैसा आएगा धनात्मक। यानी मैं कह सकता हूँ इस वाले ग्राफ से और इस वाले ग्राफ से यानी दोनों ग्राफों में जो कण है वो एक समान त्वरण से क्या है गतिशील है। ध्यान रखना इन दोनों ग्राफों को देखकर मैं कह सकता हूं कि जो कण है अथवा वस्तु है वो एक समान त्वरण से क्या है गतिशील है। तो वस्तु कैसी है दोनों में एक समान वस्तु या फिर कण एक समान त्वरण से एक समान त्वरण से गतिशील है। ऐसे इसमें जो वस्तु है वो एक समान त्वरण से गतिशील है। तो बेटा दोनों स्थितियों में जो कण है अथवा वस्तु है वो एक समान त्वरण से क्या है गतिशील है, लेकिन पहले वाले वक्र में जो त्वरण का मान होगा वो धनात्मक होगा और दूसरे वाले वक्र में जो त्वरण का मान होगा वो क्या होगा बेटा ऋणात्मक। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की तीनों वक्रों में। चलो ठीक है, अभी नियत एक समान वेग के लिए बात कर ली, एक समान त्वरण के लिए बात कर ली। अब बात करते हैं अपन नंबर 3 पर असमान त्वरण के लिए। तो नंबर 3 पर बात करते हैं बेटा असमान त्वरण के लिए। क्लियर। अब देखो आपको वेग और समय के मध्य में यदि वक्र इस प्रकार से मिल जाते हैं, ये मैंने वेग ले लिया इधर और बेटा इधर क्या ले लिया मैंने समय t, ये मूल बिंदु है ये O। तो एक वक्र तो आपको इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, और इसी प्रकार आपको वेग और समय के मध्य में वेग और समय के मध्य में एक वक्र आपको इस प्रकार से दिया गया है। तो ये बेटा आपको दो वक्र दिए गए हैं वेग और समय के मध्य में। क्लियर। तो वेग और समय के मध्य में एक वक्र आपको इस प्रकार से दिया गया है और एक वक्र आपको इस प्रकार से दिया गया है। इन दोनों वक्रों को देखकर क्या जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बेटा पहले वाले वक्र की बात करते हैं तो वेग और समय के लिए वक्र दिया गया है जो कि कैसा है अरेखीय है, यानी इसमें जो कण है वो अरेखीय रूप से क्या है गतिशील है। इसमें भी जो कण है वो अरेखीय रूप से क्या है गतिशील है। तो पहले वाले वक्र में जो कण है वो अरेखीय रूप से क्या है गतिशील है। अब मुझे इस पर इसकी स्थिति के बारे में जानकारी लेनी है। तो बेटा देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस पर मैं इस वाले वक्र पर मैं दो बिंदु लेता हूँ। तो मैंने एक बिंदु क्या ले लिया P ले लिया
और दूसरा बिंदु मैंने क्या ले लिया बेटा Q। तो मैंने इस वक्र पर दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु P और दूसरा बिंदु क्या ले लिया बेटा मैंने Q। फिर मैं क्या किया कि इस वक्र की ढाल निकालने के लिए मैंने आपको पहले बार बताया था कि यदि वक्र अरेखीय है और उस पर यदि वक्र की ढाल निकालनी है तो वक्र की ढाल निकालने के लिए आप क्या करोगे, उस पर एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचोगे। तो मैंने क्या किया कि बिंदु P पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, यानी इसको टच करते हुए एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींची। इसी प्रकार बिंदु Q पर भी एक स्पर्श रेखा खींची। क्लियर। अब इस पर बिंदु P पर वक्र का ढाल निकाला मैंने, तो यहाँ पे वक्र का ढाल यहाँ पे सपोज मैंने मान लिया θ1 प्राप्त हो रहा है, और इधर जो वक्र का ढाल है वो सपोज कितना प्राप्त हो रहा है θ2। तो बिंदु P पर जो वक्र का ढाल है वो θ1 प्राप्त हो रहा है, और जबकि बिंदु Q पर वक्र का ढाल क्या है, θ2 प्राप्त हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो बिंदु Q पर वक्र का ढाल है वो ज्यादा है किससे, बिंदु P से, यानी बिंदु Q पर वक्र का ढाल ज्यादा है जबकि बिंदु P पर वक्र का ढाल क्या है, कम है। और यदि बिंदु Q पर वक्र का ढाल ज्यादा है तो वक्र का ढाल क्या प्रदान करता है, यदि वेग और समय के मध्य में वक्र है तो जो वक्र का ढाल है वो क्या प्रदान करता है बेटा, त्वरण। यानी हम बोल सकते हैं कि बिंदु Q पर त्वरण का मान ज्यादा है जबकि बिंदु P पर त्वरण का मान कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कण है वो एक असमान त्वरण के साथ में क्या है, गतिशील है। यानी मैथमेटिकल यदि इसके प्रूफ करेंगे तो क्या दे रखा है बेटा कि इधर दिया आपको कि θ2 इज ग्रेटर देन है किससे, θ1 से। यही है, टेन लेंगे दोनों तरफ तो इधर हो जाएगा tan θ2 इज ग्रेटर देन है tan θ1 से। अब बेटा चूंकि यदि वेग और समय के मध्य में वक्र दिया गया है तो जो वक्र का ढाल है tan θ2 क्या है, वक्र का ढाल है, तो ये क्या प्रदान करता है बेटा, त्वरण। तो यहाँ पे ले सकता हूँ मैं a2 और यहाँ पर क्या ले सकता हूँ मैं a1। क्लियर। तो ये तो वक्र का ढाल त्वरण a1 को प्रदान कर रहा है और इधर वाला वक्र का ढाल यानी θ2 a2 को प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि a2 इज ग्रेटर देन a1, यानी बिंदु Q पर त्वरण का मान ज्यादा होगा बिंदु P से, और बिंदु Q पर त्वरण का मान ज्यादा आ रहा है बिंदु P से, तो हम कह सकते हैं कि जो कण है वो असमान त्वरण से क्या है, गतिशील है। यानी हम कह सकते हैं इस वक्र को देखकर कि जो कण है वो असमान त्वरण से क्या है, गतिशील है। यानी उसके प्रत्येक बिंदु पर जो वक्र का ढाल है वो अलग अलग प्राप्त होगा, और अलग अलग प्राप्त होगा तो क्या है कि जो कण है वो असमान त्वरण से गतिशील है। प्लस त्वरण इस स्थिति में कैसे आएगा बेटा, धनात्मक। ध्यान रखना, इस स्थिति में त्वरण सदैव कैसा प्राप्त होगा बेटा, धनात्मक, क्योंकि a2 इज ग्रेटर देन a1 आ रहा है तो त्वरण हमेशा कैसे होगा बेटा, धनात्मक। तो त्वरण इस स्थिति में हमेशा कैसे होगा, धनात्मक। तो त्वरण धनात्मक होगा, प्लस जो कण है वो असमान त्वरण से क्या है, गतिशील है। यानी धनात्मक असमान त्वरण से क्या है, कण गतिशील है। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत। अब इस वाले वक्र के लिए बात करते हैं, तो ये भी इसमें क्या है कि जो कण है वो अरेखीय रूप से क्या है, गतिशील है, क्योंकि वक्र किस प्रकार से दिया आपको, अरेखीय दिया है। अब इस पर भी वक्र का ढाल निकालना है, तो वक्र का ढाल निकालने के लिए मैं इस पर मैंने दो बिंदु ले लिए, एक तो बिंदु P ले लिया और इधर बिंदु क्या ले लिया बेटा मैंने, Q। दो बिंदु ले लिए। अब इसमें मुझे वक्र का ढाल निकालना है, तो वक्र का ढाल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचूंगा बिंदु P पर और बिंदु Q पर। तो सबसे पहले मैंने बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींची इस प्रकार से, और इसी प्रकार बिंदु Q पर भी मैंने स्पर्श रेखा खींची। अब ढाल निकालने के लिए मैंने देखा इधर कि बिंदु P पर जो वक्र का ढाल है वो θ1 मान लिया, और इधर बिंदु Q पर जो वक्र का ढाल है वो क्या मान लिया मैंने, θ2। क्लियर है बेटा। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि θ1 का मान ज्यादा है किससे, θ2 से। यानी बिंदु P पर जो वक्र का ढाल है वो ज्यादा है बिंदु Q पर उपस्थित वक्र के ढाल से। अब बिंदु Q पर वक्र का ढाल ज्यादा है जबकि बिंदु Q पर वक्र का ढाल क्या है, कम है। यानी बिंदु P पर त्वरण का मान क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि वेग और समय के मध्य में यदि आपको वक्र दिया गया है तो वक्र का ढाल क्या प्रदान करता है बेटा, त्वरण। यानी हम बोल सकते हैं कि बिंदु P पर त्वरण का मान ज्यादा है किससे, बिंदु Q से। अब बिंदु P पर त्वरण का मान ज्यादा है जबकि बिंदु Q पर क्या है, कम है। इसका मतलब त्वरण के मान में क्या हो रही है, कमी। तो समय के साथ त्वरण के मान में कमी हो रही है, यानी जो कण है वो असमान त्वरण से क्या है, गतिशील है। और त्वरण इस स्थिति में कैसा मान सकते हैं अपन, ऋणात्मक, यानी त्वरण के मान में क्या हो रही है बेटा, कमी।
आगे बात समझ में। तो जो कण है वो असमान त्वरण से क्या है, गतिशील है। इस स्थिति में भी यदि इसको मैथमेटिकल देखेंगे तो देखो बेटा क्या दिख रहा है इधर, थीटा 1 इज ग्रेटर देन है किससे, थीटा 2 से। क्लियर। यदि टेन लेंगे दोनों तरफ तो टेन थीटा 1 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 2। क्लियर। अब चूंकि जो टेन है वो क्या बताता है, वक्र के ढाल को, और यहाँ पे वेग और समय के मध्य वक्र का ढाल किसको प्रदान करता है, त्वरण को। यानी A1 इज ग्रेटर देन A2, यानी बिंदु P पर त्वरण का मान ज्यादा है बिंदु Q से, अर्थात जो कण है वो असमान त्वरण के साथ में क्या है, गतिशील है। क्लियर बेटा। तो इन दोनों वक्रों को देखकर क्या पता चल रहा है कि जो कण है वो समय के साथ में असमान त्वरण से क्या है, गतिशील है। क्लियर बेटा। ये होगी दो कंडीशन। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पे बात करते हैं। जा वक्रीय वेग समय आलेख। तो बेटा अब कैसा, जा वक्रीय वेग समय आलेख, यानी आपको कोई वक्र इस प्रकार से दिया गया है, ये कोई वक्र है वेग और समय के मध्य में, इधर मैंने वेग ले लिया बाई एक्सिस पर, और ये बेटा एक्स एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया, समय यानी स्मॉल टी। अब कोई वक्र आपको इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो ये कोई वक्र आपको इस प्रकार से दिया गया है, ये S1 मान ली इधर, ये S2 और ये S3। क्लियर। तो बेटा आपको कोई वक्र वेग और समय के मध्य में यदि इस प्रकार से दिया गया है तो इस प्रकार का वक्र सबसे पहले सरल आवर्त गति को बताता है। किसको बताता है, सरल आवर्त गति को बताता है। यदि वेग और समय के मध्य में यदि आपको इस प्रकार का कोई वक्र दिया गया है तो ये वक्र किसको बताता है, सबसे पहले बेटा कि कण सरल आवर्त गति से गतिशील है। क्लियर बेटा। सरल आवर्त गति के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में विस्तार रूप से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटा। ध्यान रखना चैप्टर नंबर 8 में हम सरल आवर्त गति के बारे में बात करेंगे। सरल आवर्त गति क्या होती है कि यदि कोई भी कण एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को बार बार में दोहराता है। क्लियर। यदि कोई भी कण एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को बार बार दोहराता है तो कण की गति सरल आवर्त गति कहलाती है, जैसे घड़ी का पेंडुलम। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि यदि मैंने ये समय ले लिया T1, सपोज ये समय ले लिया मैंने T2 और ये समय ले लिया मैंने T3, तो 0 से T1 समय में जो वक्र है वो अपनी गति को बार बार में रिपीट कर रहा है। तो ये वाला जो वक्र है वेग और समय के माध्यम में वो सरल आवर्त गति को बता रहा है, ठीक है। और ये वाला वक्र कैसा बेटा, जा वक्रीय वक्र। कैसा है, जा वक्रीय। जा वक्र का मतलब होता कि साइन के रूप में, यानी साइन के रूप में, यानी इसमें जो वेग है, कण का वेग है वो समय के साथ में जा फलन के रूप में क्या हो रहा है बेटा, परिवर्तित होता है। इसको बोलते हैं जा फलन। कि इसमें जो कण का वेग है वो समय के साथ में जा फलन के रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तित होता है। इस प्रकार के वक्र से हम बता सकते हैं कि विस्थापन का मान धनात्मक कब होगा एवं ऋणात्मक कब होगा। यानी इस प्रकार के वक्र से हमें विस्थापन के धनात्मक एवं ऋणात्मक होने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान रखना, इस प्रकार के वक्र से हमें किसी विस्थापन के बारे में, यानी धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इधर देखो, यदि आप बात करें कि इधर जो वेग समय आलेख है, तो वेग समय आलेख और यदि समय के मध्य में जो वक्र है, ठीक है, वेग समय आलेख एवं समय के मध्य में यदि वक्र है कैसा बेटा, धनात्मक, तो विस्थापन भी कैसा होगा, धनात्मक। और यदि वेग समय आलेख और समय के मध्य में यदि विस्थापन कैसा है, सॉरी वक्र कैसा है, ऋणात्मक,
तो विस्थापन भी कैसे होगा, उसका जो क्षेत्रफल है वो किसको बताएगा बेटा, ऋणात्मक विस्थापन को बताएगा, और ये धनात्मक विस्थापन को बताएगा। कि यदि मैं बात करूं कि यदि 0 से और t3 टाइम तक, 0 से t3 टाइम तक कण का विस्थापन क्या होगा, तो 0 से t3 तक कण का विस्थापन, यदि आपसे पूछे कि 0 से t3 टाइम तक कण का विस्थापन, तो बेटा यदि मैं s मानता हूं कुल विस्थापन, तो देखो बेटा इधर देखो वेग और समय, आलेख और समय के मध्य में ये कैसा क्षेत्रफल धनात्मक है, मीन्स जो विस्थापन है वो कैसा लेंगे अपन, धनात्मक। तो S1 कैसा आएगा बेटा, धनात्मक, यानी S1 तो धनात्मक आएगा। जबकि इधर देखो विस्थापन, समय, आलेख और समय के मध्य में जो ये क्षेत्रफल है वो कैसा आ रहा है बेटा, ऋणात्मक, मीन्स इस विस्थापन को कैसा लेंगे अपन, ऋणात्मक, यानी इसको क्या लेंगे, -S2। और जबकि S3 के लिए बात करते हैं तो विस्थापन, समय, आलेख और समय के मध्य में जो क्षेत्रफल है वो कैसा बेटा, धनात्मक, इसलिए विस्थापन भी कैसा लेंगे, धनात्मक। तो ये S3। तो 0 से t3 टाइम तक यदि विस्थापन पूछे तो क्या आएगा बेटा, S1 - S2 प्लस S3। लेकिन यदि आपसे 0 से t3 तक कण के द्वारा तय दूरी पूछे, तो कण के द्वारा तय दूरी पूछे तो बेटा वो क्या होगी, S = S1 + S2 + S3। क्योंकि इसमें बेटा मैंने बोला कि जो कण है वो जिस पथ को क्या करता है, अनुसरण करता है, उसी को अपन साथ में लेके चलते हैं। तो बेटा इसमें कण द्वारा तय की गई दूरी यदि पूछे तो वो क्या होगी, S1 + S2 + S3। जबकि यदि विस्थापन पूछे तो वो क्या होगा, S1 - S2 + S3। क्लियर बेटा। तो आज मैंने आपको बताया कि वेग और समय के मध्य में यदि विभिन्न प्रकार के आलेख दिए गए हैं तो उनको किस प्रकार से अपन रीडिंग करते हैं, यानी किस प्रकार से उनको पढ़ा जाता है और वो आलेख किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। कल इसी प्रकार हम आपको बताएंगे कि त्वरण और समय के मध्य आलेख किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।